सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं, जो कानून हैं महत्वपूर्ण, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है लॉज रिलेटेड टू वुमेन, यानी भारत में महिलाओं से संबंधित जो कानून हैं उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। ये मेरा परिचय है और अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है महिलाओं से संबंधित कानून, लॉज रिलेटेड टू वुमेन। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पुरुषों के लिए तो अलग से कानून नहीं है, महिलाओं के लिए क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में महिलाओं के साथ एक भेदभाव होता आया है और उनके विरुद्ध हिंसा भी होती रही है। और ये एक सामाजिक सच्चाई है, दिस इज़ सोशल रियलिटी। ये एक सामाजिक सच्चाई है, इससे आप अपना मुख मोड़ नहीं सकते। तो जो समस्याएं समाज में हैं उनका निराकरण करना पड़ेगा, उनके विरुद्ध कोई ना कोई आपको कानून बनाना पड़ेगा कि उनको समाप्त किया जा सके। अगर महिलाओं के जो मुद्दे हैं, वुमेन इश्यूज़ हैं, अगर हम देखें तो मोटे तौर पे दो तरीके के हैं। एक है डिस्क्रिमिनेशन, यानी उनके साथ भेदभाव होता है। दूसरा है वायलेंस, उनके साथ हिंसा भी होती है। सारी चीज़ें जो हैं, जैसे दहेज की बात हो गई तो क्या है, एक प्रकार का वायलेंस ही तो है उसके खिलाफ। वो पढ़ाई का मौका आप नहीं दे रहे हैं, ये भेदभाव हो गया। तो तमाम सारे जो मुद्दे हैं उनको हम देखें तो दो टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। एक डिस्क्रिमिनेशन की समस्या है, दूसरी वायलेंस की समस्या है। तो इनको एड्रेस करने के लिए जो कानून बनाए जाएंगे उनको भी हम दो टुकड़ों में देख सकते हैं कि कुछ कानून बनाए गए होंगे कि उनके खिलाफ भेदभाव ना हो, महिलाओं के खिलाफ। उनको हम बोल देते हैं कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन वाले कानून हैं, वेलफेयर फोकस्ड हैं, कल्याणकारी हैं। और कुछ ऐसे हैं जो महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। बस यही दो कैटेगरी में सारे जो कानून हैं लगभग उनको हम रख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले कल्याणकारी कानूनों से। वेलफेयर वाले जो लॉज बनाए गए हैं कि कैसे महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले, कैसे डिसएडवांटेज ना रहे उनके लिए समाज में। पहला एक्ट हम पढ़ते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, हिंदी में मातृत्व लाभ अधिनियम। अब कोई महिला जब प्रेग्नेंट हो रही है, गर्भवती है, तो उस तरीके से वो शारीरिक रूप से तमाम समस्याएं होती हैं, तो वैसे वो काम नहीं कर सकती जैसे सामान्यतः वो करती है नॉर्मल कंडीशन में। तो ऐसे में उसको निश्चित तौर पर छुट्टी लेना पड़ेगा। और अगर उन छुट्टियों में आप वेतन काट देंगे, पैसा उतना नहीं देंगे, तो ये एक प्रकार से क्या करेगा, डीमोरलाइज करेगा महिलाओं को काम करने के लिए। और जो एम्प्लॉयर है वो भी नहीं रखेंगे। तो सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि जो भी महिलाएं हैं प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के बाद, उनको छुट्टी मिलेगी। पहली चीज़, आप ज़बरदस्ती उनसे काम नहीं करवा सकते। और जो भी छुट्टी रहेगी उसमें पूरा वेतन मिलेगा, सैलरी आप नहीं काट सकते, फुली पेड लीव रहेगी ये। तो दो तीन चीज़ें जो इसमें याद करने वाली हैं वो क्या है कि पहले और दूसरे बच्चे पे लीव मिलती है 26 वीक्स की, 26 हफ्ते की। और डिलीवरी के 8 वीक पहले, 8 वीक्स बिफोर डिलीवरी आप ये लीव ले सकते हैं। टोटल 26 वीक्स की मिलेगी, 26 हफ्ते की, और 8 हफ्ते पहले डिलीवरी के ये छुट्टी ली जा सकती है। एक ये मिसकॉन्सेप्शन है कि 2 बच्चों के लिए ही मैटरनिटी लीव मिलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरे बच्चे के लिए भी मिलती है, लेकिन फिर 26 हफ्तों की नहीं मिलती, ओनली 12 वीक्स की होने लगती है। 12 वीक्स यानी कि तीसरा चौथा जो भी जितना आपका प्लान है, तो उसके बाद फिर आपको इतने टाइम के लिए नहीं, केवल 12 हफ्तों के लिए मिलती है। हाँ, अगर आपने अडॉप्शन किया है, बच्चे को गोद लिया है, उस केस में भी आपको 12 वीक्स के लिए मैटरनिटी लीव मिल जाती है। एप्लीकेबल कहाँ पे हो भी? कोई भी ऐसी संस्था, वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कैसा भी हो, उसमें अगर 10 और मोर, 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये जो रूल है हमारा, ये जो अधिनियम है, एक्ट, ये वहाँ पे लागू होता है। अगर 50 या उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करते हैं, 50 और मोर वर्कर्स, तो आपको क्रेच यानी बच्चों के खेलने की जो जगह होती है, शिशुगृह, वो भी आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। आपके अपने खर्चे पे, आपकी जिम्मेदारी है, आप इससे बच के भाग नहीं सकते। तो ये था हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। 2-3 छोटी छोटी चीज़ें इसमें हमने देखी, लेकिन इम्पॉर्टेंट पहला ये कि 26 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, 26 वीक्स की, और वो फुली पेड रहती है, पूरा वेतन मिलता है उसमें।
दूसरी चीज़ क्या है कि 2 बच्चों के बाद भी ये मिलती है, लेकिन 26 हफ्ते की नहीं मिलती, 12 हफ्ते की मिलती है। एडॉप्शन के केस में भी 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। 10 या 10 से ज़्यादा लोग जहाँ पे भी काम करते होंगे वहाँ पे ये एप्लीकेबल है। और अगर 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो बच्चों के खेलने की जगह यानी कि क्रेच, शिशुगृह भी वहाँ पे होना चाहिए। अगला छोटा सा एक्ट है जो पहले हुआ करता था, उसके बाद कोड ऑफ वेजेस 2019 में आया, जिसे हम वेतन संहिता कहते हैं, और उसमें फिर वो एब्जॉर्ब हो गया। वो था इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, यानी समान पारिश्रमिक अधिनियम। यानी महिलाएं जो भी काम कर रही हैं उनके रिक्रूटमेंट, यानी जब आप उनकी भर्ती करोगे, जब आप उनको वेतन दोगे, जब आप उनको प्रमोशन दोगे, उनको प्रमोट करोगे, इन सारी चीज़ों में आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है। रिक्रूटमेंट, सैलरी, प्रमोशन, भर्ती, वेतन इत्यादि किसी भी चीज़ में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये इसमें था। और उसके बाद वेतन संहिता आई 2019 में, कोड ऑफ वेजेस बना और ये उसी में अब एब्जॉर्ब कर लिया गया है। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, वैसे भी सबको जानकारी होनी चाहिए, समाज के सजग नागरिक को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये एक्ट थोड़ा सा गंभीर विषय पे है, वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, हिंदी में कहते हैं गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम। अब ये विषय बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अबॉर्शन जो है, गर्भपात जिसे हम कहते हैं, वो शुरुआत से ही बड़ा विवादास्पद विषय रहा है, बड़ा संवेदनशील विषय रहा है, क्योंकि उसमें 2 विरोधाभासी चीज़ों के बीच में संघर्ष है। एक तो क्या है कि बॉडीली ऑटोनॉमी, जिस महिला के शरीर के अंदर गर्भ पल रहा है, उसको अधिकार होना चाहिए ना निर्णय लेने का कि उसे क्या करना है उसके साथ, क्योंकि उसकी जान उससे जुड़ी हुई है, महिला की जान बच्चे से जुड़ी हुई है। तो अंतिम रूप से महिला को अधिकार होना चाहिए कि उसे बच्चे को जन्म देना है या गर्भ को नष्ट कर देना है। ये उसके रिप्रोडक्टिव राइट्स का मामला है। महिला के शरीर का जो प्रजनन संबंधी अधिकार है, ये महिला को ही तो होना चाहिए, उसका शरीर है तो वही निर्णय लेगी कि उचित क्या है। लेकिन अगर देखें तो जो गर्भ है उसके अंदर जीवन का एक अंश आ चुका है, तो जीवन के एक अंश आ गया है, तो जीवन के अंश की यानी जीवन की रक्षा करना तो समाज का दायित्व है। और धार्मिक मुद्दे भी रहते हैं कि भाई ईश्वर का या अल्लाह का ऐसा आदेश है कि आप जीवन को नष्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम देखें तो गर्भपात में स्त्री और समाज के बीच में शुरू से ही संघर्ष चला आया है। अमेरिका, यूरोप के तमाम देशों में प्रायः ही आंदोलन हुआ करता है। तमाम देशों में गर्भपात का अधिकार है ही नहीं महिलाओं को, बहुत समस्याएं हैं। लेकिन भारत हमारा एक प्रोग्रेसिव देश है, लिबरल देश है, और उसने ऐसा माना कि हमको इन दोनों चीज़ों के बीच में, स्त्री और समाज के जो अधिकार हैं, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हमको एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, कहीं हमको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। कंसेप्शन यानी जब गर्भ धारण होता है तब ये मान सकते हैं कि इसमें भाई कोई जीवन नहीं है अभी, और डिलीवरी यानी जब प्रसूति हो गई, बच्चा पैदा हो गया, तब तो हंस रहा है, रो रहा है, बच्चा है, जीवन है। इसके बीच में कहाँ बैलेंस बनाया जाए? कहाँ मान रहे हैं हम कि जीवन है ही नहीं, और कहाँ मान रहे हैं कि भाई जीवन जो है हो गया भरपूर मात्रा में? इसके बीच में बैलेंस टाइम से बनाया जा सकता है। तो जो हमारा जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 कहता है, वो ये कहता है कि अप टू 20 वीक्स, 20 हफ्ते तक बिना कोई इशू के आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं चाहिए आपको, या कंट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से हो गया, गर्भ निरोधक का आपने प्रयोग किया, आपको लगता है वो काम नहीं किया किसी कारण से, कारण में नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा, बात यह है कि 20 हफ्तों तक अगर आप चाहें तो फिर करवा सकते हैं एबॉर्शन। उसके लिए आपको एक पंजीकृत डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। पंजीकृत डॉक्टर का यही मतलब है, पंजीकृत चिकित्सक, यानी कि झोला छाप नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में बोलें तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर हो, उसने MBBS कर रखा हो अच्छी जगह से, ठीक है ना, और झोला छाप नहीं होना चाहिए। स्पेशल केसेस भी बनते हैं। क्या बनते हैं?
20 हफ्ते के बाद भी हम अलाउ करता है एक्ट। कब करता है? 24 हफ्ते तक भी अलाउ करता है, 24 वीक्स तक। अगर जो गर्भ है, जो fetus है, इट्स रिजल्ट ऑफ रेप, बलात्कार की वजह से हुआ है, रेप सर्वाइवर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर जो वुमेन है वो डिसेबल्ड है किसी तरीके से, इन सारे इश्यूज़ में ये मानते हैं ना कि मतलब फैसला नहीं ले पाते कि उचित क्या रहेगा, सही क्या रहेगा। बहुत बड़ा निर्णय रहता है, सोचने समझने में समय लग सकता है। तो ऐसे स्पेशल केसेस में 24 वीक्स तक के लिए अलाउड होता है। एक चीज़ ये हो जाती है कि फिर आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन चाहिए होती है। 2 डॉक्टर रहेंगे, वो निर्णय लेंगे कि सही क्या है। एक एक्सट्रीम केस भी है, 24 हफ्ते के बाद भी हम अलाउड कर सकते हैं, जब हम कुछ ऐसा डिटेक्ट कर लें, एबनॉर्मल fetus, यानी कि जो भ्रूण है उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या है, भ्रूण में समस्या है, ऐसा कि बच्चा पैदा हुआ अगर, तो उसका जीवन सबके साथ साथ बच्चे के लिए भी बोझ बन जाएगा। कोई शरीर का अंग विकसित नहीं हुआ, कोई बहुत गंभीर बीमारी है, ऐसी दशा में उसको जन्म देना ना उस स्त्री के लिए, ना उसके परिवार के लिए, ना समाज के लिए, किसी के लिए बहुत आदर्श स्थिति नहीं है। ऐसे में लेकिन क्या होता है कि एक स्टेट लेवल का मेडिकल बोर्ड हमको बनाना पड़ता है, स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड, और फिर ये निर्णय लेता है कि उचित क्या रहेगा। तो इसके साथ ही एक्ट हम ख़त्म करते हैं। काफ़ी गंभीर विषय पर था और जानकारी इसकी समाज के हर नागरिक को होनी चाहिए। आगे एक छोटा सा एक्ट है लेकिन बात उसमें बड़ी सी है। हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, महिला अधिकार, एक बहुत बड़ा अधिकार इसमें दिया गया है कि डॉटर्स आर नॉट गेस्ट बट इक्वलेट्स, यानी परिवार में जो पुत्रियां हैं वो अपने ही घर में अतिथि नहीं हैं, बराबर की उत्तराधिकारी हैं वो। 2005 में ऐसा संशोधन करके जोड़ दिया गया था कि घर में जो भी संपत्ति है जब उसका बंटवारा होगा तो केवल सन्स को ही नहीं मिलेगा, डॉटर्स को भी मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ओनली सन्स, केवल बच्चों को नहीं मिलेगा, ऐसा लड़कों को मिले ऐसा अकेले ठीक नहीं है, डॉटर्स को भी मिलना चाहिए। तो ये 2005 अमेंडमेंट से इसमें आया। तो ये थे हमारे वेलफेयर से रिलेटेड लॉज, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं क्या कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले महिलाओं को, आगे जा सकें, वो बाधाएं उनकी दूर हो। अब हम बात करते हैं कि उनके खिलाफ जो समाज में तरह तरह की हिंसा हो रही है, उनसे उनको बचाने के लिए हमने कौन कौन से कानून बनाए अपने देश में, प्रोटेक्टिव लॉज हमने कौन कौन से बनाए। रक्षात्मक कानूनों की बात करते हैं। पहला जो है बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पॉर्टेंट इनफैक्ट यही है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा से बचाने के लिए। सबसे संवेदनशील और सबसे जटिल भी यही है, क्योंकि महिलाएं घर पे रहती हैं तो जब उसके अंदर, घर के अंदर उनके साथ हिंसा हुई तो उसको बाहर बताना भी, उसकी रिपोर्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि घर की प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज पे आँच आने की बात होती है, चारों तरफ बदनामी हो जाएगी, समाज में कलंक लग जाएगा कि अरे इनके घर में तो ऐसा है, घर वाले ऐसे हैं। और हो सकता है कि प्रतिशोध भी आपको देखने को मिले, क्योंकि लौट के तो आपको उसी घर में जाना है, उसी घर में रहना है। जब आप शिकायत करके वापस वहीं पे जाएंगे तो हो सकता है आपके साथ अच्छा रवैया वहाँ पे ना हो, प्रतिशोध दिया जाए। इस वजह से इसको रिपोर्ट करना क्या है, डिफ़िकल्ट है, कठिन है। लेकिन मिसयूज़ के भी आजकल तमाम केस आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस किया है। वो खैर अलग विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे। आज हम बस यही पढ़ रहे हैं कि एक्ट में क्या है। 3-4 टर्म्स हैं जो समझ लेना आवश्यक है। एग्रीव्ड पर्सन, पीड़ित व्यक्ति क्या है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि ये केवल पत्नी अपने पति के खिलाफ ही दायर कर सकती है, ऐसा नहीं है। कोई भी महिला हो, कोई भी महिला जो घर में रहती है वो इसके अंदर पीड़ित व्यक्ति हो सकती है। वो पत्नी हो सकती है, माँ हो सकती है, भाभी, बहन, कोई भी घर का जो फीमेल मेंबर है वो इसके अंदर एग्रीड पर्सन हो सकते हैं। डोमेस्टिक रिलेशनशिप घरेलू रिश्तों पे लागू है, यानी यही नहीं ना बताया मैंने कि केवल आप ऐसा नहीं कर सकते कि
पति के खिलाफ ही हो सकता है, भाई ने किसी बहन के खिलाफ अत्याचार किया, पिता ने माता के खिलाफ, पिता ने अपनी पुत्री के खिलाफ। तो इन सारी चीज़ों में जो भी लोग साझा घर में रहते हैं, घर में जॉइंट फैमिली में घर पे जो भी लोग हैं, सबके खिलाफ ये लगाया जा सकता है अगर किसी महिला पर किसी ने कोई अत्याचार किया है तो। अब डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, घरेलू हिंसा में आता क्या क्या है? शारीरिक रूप से हिंसा की जाए फिजिकल तौर से, वो वायलेंस भी हो सकता है। फिजिकल वायलेंस यानी मार पिटाई, मारा पीटा आपने किसी को, तो ये एक्ट लग गया। ये सेक्सुअल वायलेंस भी हो सकता है, ठीक है ना। और यौन हिंसा आपने की तो उस केस में भी ये लगेगा। मेंटल है कि मानसिक रूप से आप परेशान कर रहे हैं किसी को, उसकी अपीयरेंस पे कमेंट करें, उसके रहने के तौर तरीके पे कमेंट करें। एक कॉमन सीन है कि डाउरी, दहेज के लिए आप परेशान करते रहें अपनी पत्नी को, अपनी बहू को, अपनी भाभी को, तो ये भी उस कैटेगरी में घरेलू हिंसा में आता है। फाइनेंशियल क्या होता है कि भाई आप नाम से ही क्लियर है, आर्थिक समस्या दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, आप पैसे कमा रही है महिला तो पैसे छीन ले रहे हैं, तो उसको आप पैसे नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे या फिर कमा रही है तो छीन ले रहे हैं उससे। इस दशा में भी एक हिसाब से घरेलू हिंसा है। प्रतिवादी कौन है, इसमें बढ़िया चीज़ है कि पहले एडल्ट मेल शब्द पड़ा हुआ था, ऐसा मान लिया गया था कानून द्वारा कि पुरुष ही प्रतिवादी हो सकता है, घरेलू हिंसा करेगा तो पुरुष ही करेगा, ऐसा मानना था पहले एडल्ट मेल। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ और ये हटा दिया गया है। तो अभी घर का कोई भी सदस्य प्रतिवादी हो सकता है। इसमें पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। यानी बहू ये भी कह सकती है कि पति के साथ साथ, हस्बैंड के साथ साथ सास ने भी मुझको सताया है, ऐसा आरोप लगाया जा सकता है, सास ने, ननद ने इत्यादि। तो एडल्ट मेल जो वयस्क पुरुष वाली शब्दावली थी वो चेंज हो गई है। कुछ एग्जाम्स में सेक्शंस पूछ लिए जाते हैं, तो 3-4 ये सेक्शन है। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेक्शन 9 में सरकार की जिम्मेदारी है कि पुलिस में कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर को घोषित करें, सुरक्षा अधिकारी। उसका काम क्या होगा, कोई महिला उसके पास आती है, कहती है कि घरेलू हिंसा हुई है, तो आगे की जितनी भी कानूनी कार्रवाई है सुरक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर, संरक्षण आदेश क्या है। कोई महिला जाती है मजिस्ट्रेट के पास, बताती है कि उसके खिलाफ हिंसा करी जा रही है, तो उस हिंसा से उसको बचाने के लिए जो व्यक्ति हिंसक है उसके आसपास ना आए, किसी प्रकार का हमला ना करे, उसकी सुरक्षा रहे, इसको लेकर जो आदेश होगा ये क्या हो जाएगा, संरक्षण आदेश। रेसिडेंस ऑर्डर या निवास आदेश क्या होता है, जब कोई महिला जाती है ये कहकर कि मुझको घर से ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, तो ज़बरदस्ती निकाला नहीं जाए, उसको उस घर में रहने का अधिकार मिले, यही है निवास आदेश। नाम से क्लियर है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है थोड़ा सा, गुजारा भत्ता, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि महिला के साथ हिंसा हुई है और काफ़ी क्षति पहुंची है उसको, उसके साथ अत्याचार हुआ है, तो घर के जो बाकी सदस्य हैं उनको मजिस्ट्रेट बाध्य कर सकता है कि आप इस महिला को एक साथ एक मुश्त या हर महीने जैसा भी होता है केस में आप गुजारा भत्ता देंगे, पैसा आपको देना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसका, सब लोग डरते भी इसी सेक्शन की वजह से हैं। कस्टडी ऑर्डर किस चीज़ के लिए है, बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए। ऐसे केस की अगर हम बात कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे भी हैं, तो महिला को कस्टडी मिल जाती है बच्चों की, और जो उसके घर वाले हैं बाकी, हस्बैंड हुए, इन लॉज हुए, सास ससुर वगैरह, वो आके कभी कभी विजिट कर सकते हैं जैसा मजिस्ट्रेट साहब उचित समझे। तो कस्टडी ऑर्डर बच्चों के लिए है। यही इसके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। पेनाल्टी, मोस्टली ये सिविल केस है, पेनाल्टी बहुत ज़्यादा नहीं इसमें देखेंगे, लेकिन सेक्शन 31 में दिया हुआ है, जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है, जिसे ये ऑर्डर दिया, गुजारा भत्ते का आदेश दे दिया कि पैसा दीजिए, या बोल दिया कि नहीं घर से नहीं निकाल सकते आप, अगर ऐसे किसी ऑर्डर का ब्रीच होता है, उल्लंघन होता है, तभी अपने आप कॉग्निजेबल और नॉन अवेलेबल बन जाता है। यानी पुलिस स्वयं इसका संज्ञान ले सकती है और आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। तब इस दशा में 1 साल तक की जेल और 20,000 रुपये का फाइन या फिर दोनों लग सकते हैं। सेक्शन 33 में यही बात धारा 33 में किसके लिए करी गई है, सुरक्षा अधिकारी के लिए। महिला गई प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास पर उसने लापरवाही की, रिपोर्ट नहीं किया, तमाम बातें हैं, तो उस केस में उसके ऊपर भी यही दंड लग सकता है जो प्रतिवादी के ऊपर लगता है। अगला एक्ट जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट।
थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा शायद, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, बेयर एक्ट्स हम पढ़ते हैं इसमें थोड़े से, और जानना आवश्यक है, वैसे भी जानना आवश्यक है, एग्ज़ाम तो बात की बात है। ये क्या कहता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध व निवारण अधिनियम, शॉर्टकट में इसको पॉश एक्ट भी हम कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। ये सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में आई विशाखा गाइडलाइंस। और विशाखा गाइडलाइंस क्या थी कि कोई महिला कहीं काम करने जा रही है तो वहाँ पे आप ऐसा माहौल क्यों डेवलप कर दे रहे हो कि यौन उत्पीड़न हो रहा है उसका वहाँ पे। ऐसे में तो महिलाएं कहीं काम पे जा नहीं पाएंगी और देश की 50% आबादी अपने घर पे बैठ जाएगी, देश चला जाएगा पीछे। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस हुआ था एक, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और उसमें विशाखा गाइडलाइंस आई। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, फिर सरकार ने उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपना एक्ट बना दिया, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध व निवारण अधिनियम। अब इसमें यही सबसे मेन चीज़ है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या क्या है, क्या आता है उस कैटेगरी में, यौन उत्पीड़न कब माना जाएगा। फिजिकल एडवांसेस है कि आप भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से बढ़ रहे हैं, आपने हाथ पकड़ लिया या कोई ऐसी हरकत कर दी, टच किया गलत। डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स, आपने ये कहा कि भाई प्रमोशन तभी मिलेगा यदि आप मेरे साथ ना, होता है ऐसा, कई बार न्यूज़ में आता है, तमाम घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। फिर एनी अदर अनवेलकम वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट, वर्बल नॉन वर्बल यानी आप बोल भी सकते हो कुछ ऐसा गलत, और नॉन वर्बल यानी हाथों से आपने कोई इशारा कर दिया, भद्दा सा, गंदा सा, फूहड़ सा, तो वो कैसा है, नॉन वर्बल है, आपने बोला कुछ नहीं मुँह से, लेकिन आपका कंटेंट कैसा था, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा था। अक्सर वीडियोस आते हैं, तमाम देश में अनपढ़ लोग भी हैं, गंवार लोग भी हैं, और ऐसी हरकत कई बार कर देते हैं, पढ़े लिखे भी कर देते हैं, क्या करेंगे आप, गलत इशारा करते हैं, तो वो सब भी इसमें कवर होता है। शोइंग पोर्नोग्राफी, आप अश्लील सामग्री दिखा रहे हैं, अब दिखा रहे हैं तो उसके पीछे यही ना इरादा होगा आपका कि ठीक है देखो ऐसा चलता है इस टाइप से, तो ये सारी चीज़ें यौन उत्पीड़न में आती हैं, और ये उचित नहीं है कि किसी कार्यस्थल पे ऐसा हो तो कोई महिला कभी नौकरी नहीं कर पाएगी, इसलिए इसको रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया। अब उसमें 2 सेक्शन मेन है, वही हम देख लेते हैं। 3 क्या है, सेक्शन 3 धारा 3 कहती है सीधे सीधे कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न का निषेध एक्ट जो है आपका, कानून जो है घोषणा करता है, डिक्लेरेशन करता है कि कार्यस्थल पे किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न निषेध है, सेक्सुअल हैरेसमेंट इज प्रोहिबिटेड, यू कैन नॉट डू इट। तो ये है सेक्शन 3। उसके बाद जो सेक्शन 4 में है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस एक्ट से कुछ पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। मेंस अगर आपका चल रहा है स्टेट पीसीएस यूपीएससी कोई सा भी, तो उसमें भी आप इससे लिख सकते हैं। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए हर जगह पे, एक आंतरिक परिवाद समिति होनी चाहिए। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का क्या मतलब है कि हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक उन्हीं के सदस्यों की एक कमेटी होनी चाहिए। किसी महिला के साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी का होता है वर्क प्लेस पे, तो वो जाके इसी कमेटी से अपनी शिकायत कर सकती है महिला कि मेरे साथ फला व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया है। अब ये जो कमेटी बनेगी, इसका चेयरमैन कौन होना चाहिए, सीनियर वुमेन, ठीक है ना, वो एम्प्लॉय भी हो सकती है, एम्प्लॉय ही कहेंगे, ऑफिसर भी तो एम्प्लॉय होता है एक हिसाब से, तो सीनियर वुमेन एम्प्लॉय उस संस्था में जो कोई वरिष्ठ महिला है वो उसकी चेयरमैन होनी चाहिए, पुरुष नहीं हो सकता। और मेंबर्स के बारे में 2-3 पॉइंट और हैं। पहला क्या है कि भाई 50% वुमेन होनी चाहिए, यानी आंतरिक परिवाद समिति जो भी बन रही है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, उसमें आधा कौन होना चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, और एक एक्सटर्नल मेंबर होना चाहिए, ये आवश्यक है। एक्सटर्नल मेंबर यानी कौन है, ऐसा कोई जो संस्था का पार्ट नहीं है। हो सकता है किसी एनजीओ से आप बुला लें, किसी कोई लॉयर आप बुला लें, ठीक है ना, और सिविल सोसाइटी, समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आप बुला लें कि हमारे यहाँ पे आप ये जो यौन उत्पीड़न के खिलाफ कमेटी बनेगी उसके आप सदस्य बन जाइए। तो ये शर्तें रखी गई मेंबर्स के लिए। फिर जांच जो है सेक्शन 11 90 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और नॉन कंप्लायंस बाय एम्प्लॉयर का क्या मतलब है कि भाई आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो नियोजक हैं आपके, उन्होंने इसकी शर्तों का पालन नहीं किया। कैसे नहीं किया, हो सकता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ही नहीं बनाई,
हो सकता है बनाई, लेकिन उसमें कोई शिकायत करता है तो वो सीरियसली नहीं लेते बात को, जांच नहीं करते, दोषी पा जाते हैं, कोई दंड नहीं देते। ऐसी दशा में फिर 50,000 रुपये का दंड सरकार द्वारा संस्था के ऊपर लगा दिया जाता है सेक्शन 26 के अंतर्गत। फिर भी नहीं मानते वो अगर लगातार, तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है, फैक्ट्री बंद कराई जा सकती है, ठीक है ना। ऐसी दंडात्मक प्रक्रिया सरकार द्वारा की जा सकती है। सेक्शन 26 50,000 फाइन और लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है अगर रिपीट ऑफेंस होता है, तो बार बार नहीं सुधर रहे हैं तो फिर क्या किया जाएगा। एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ इसमें ये भी है, सेक्शन 14 जो है धारा 14 वो फॉल्स कंप्लेंट की बात करता है, यानी अगर ऐसा प्रूव हो गया तो फिर कि मतलब जो शिकायत करता है उनकी जो शिकायत थी वो झूठी थी, तो फिर इसको हैरेसमेंट माना जाएगा। और कई बार इस सेक्शन की वजह से डर के लोग शिकायत नहीं करते कि हम नहीं प्रूव कर पाए, कुछ एडवर्स चला गया हमारे खिलाफ वहाँ पे, तो हमारे खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी। होना चाहिए, लेकिन न्यायिक सतर्कता अगर है, लोग अच्छे से जांच कर रहे हैं, तो फिर ये उतना इश्यू नहीं है। आगे बात करते हैं, छोटा सा एक और कानून है पर इम्पॉर्टेंट है, समाज में काफ़ी रिलेवेंट है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। 2 सेक्शन है इसके, 2 देखेंगे। सेक्शन 3 कहता है कि भाई दहेज लेना और देना दोनों बातें, दहेज लेना देना अपराध है, देना भी अपराध है, लेना भी अपराध है। डाउरी ना, इट इज अ क्राइम टू गिव एंड टेक डाउरी बोथ। पेनल्टी क्या है इसमें, जेल भी है, फाइन भी है, दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। जेल है मिनिमम 5 ईयर्स, प्रूव हो गया आपने दहेज लिया या दिया, 5 साल के लिए आप जेल की हवा खाने चले जाएंगे। फाइन कितना होगा, 15,000 रुपये। कम लग रहा होगा, कानून लेकिन 1961 में आया था, तब 15,000 की कीमत आज से बहुत ज़्यादा होती थी, 15 लाख समझो, तो फाइन उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। प्लस इसमें एक ऑप्शन और भी है, डाउरी की जो कीमत है ना वो भी हो सकता है। डाउरी की कीमत जैसे 2 करोड़ की कार किसी ने दे दी फॉर एग्जांपल दहेज में, ठीक है ना, तब 15,000 थोड़ी फाइन लगेगा, फिर 2 करोड़ फाइन लग जाएगा। डाउरी की जो कीमत होगी उसके हिसाब से चलेगा, जो इन दोनों में ज़्यादा होगा वही फाइन लगेगा। सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 3 ने तो बोल दिया कि दहेज लेना देना दोनों अपराध। 4 में दहेज लिया नहीं गया, दिया भी नहीं गया, मांग लिया गया है, लेकिन यानी डिमांड कर दी गई है डाउरी की, और ये भी अपने आप में इलीगल है, अपराध है। दहेज लेना देना तो छोड़ो, दहेज मांगना भी अपराध है। अब कितनी जेल हो सकती है फिर, 6 महीने से लेके 2 साल तक की, 6 months to 2 years जेल हो सकती है। फाइन 10,000। अब इसमें डाउरी की बात नहीं है, डाउरी तो ली ही नहीं गई ना, अभी मांगी गई है, पर मांगना भी इलीगल है, तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल की ठंडी हवा खाने का प्रावधान इस एक्ट में है। फिर ये देखेंगे BNS। अब इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं और आपको उचित यही रहेगा कि अगर एग्ज़ाम के पर्पज़ से देख रहे हैं तो फिर BNS का पूरा डिटेल पढ़िए। जो चैप्टर 5 है इसका, वो पूरा वुमेन एंड चिल्ड्रन पे ही है। वीमेन एंड चिल्ड्रन सेंट्रिक जो अपराध हैं महिलाओं और बच्चों के खिलाफ, उन पे ही पूरा है, तो आप देख लीजिए। तो मुझे 3-4 महत्वपूर्ण लगे, मैंने डाल दिए हैं। IPC में दूसरा नाम हुआ करता था, अभी BNS में धारा बदल गई है, तो 63 है, डिफिनेशन है रेप या बलात्कार क्या होता है, 64 में क्या क्या सज़ा मिलेगी, और 69 पे ये नया ऐड किया गया है, पहले नहीं था, कि छल आधारित जौन संबंध अगर आप शादी का वादा करके नौकरी का झांसा देके ऐसी किसी स्थिति में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो फिर ये भी अब क्राइम माना गया है। स्टॉकिंग, पीछा करना किसी लड़की के, किसी महिला के, आप पीछे करना मतलब फिजिकल रूप से पीछे करना नहीं है, साइबर रूप से भी हो सकता है। तो आप पीछे पड़े हुए हैं, जहाँ काम करती हैं वहाँ पहुँच जा रहे हैं, फ़ोन करते रहते हैं दिन भर, इस तरह की जो हरकतें हैं पीछे पड़ने वाली, तो वो BNS 78 में क्राइम है। और ये काफ़ी फेमस या कहें नोटोरियस 498A ये लगता था। कब लगता था कि जब पति या घर वालों द्वारा बोला जाता था कि क्रूरता करी जा रही है महिला के साथ, तो उस केस में ये लग जाता था। अभी BNS में इसका नया नाम है 84 धारा 84 हो गया है।
इनको एक बार देख लेंगे वीडियो रोक के। और मेरी सलाह यही है कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ये पूरा सेक्शन आप अलग से देखिए। IT एक्ट 2000 जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, वैसे अलग से महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन इसके भी कुछ सेक्शंस हैं जो बहुत रिलेवेंट है महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में। वो क्या है? वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, किसी महिला का निजी फ़ोटो, निजी वीडियो अगर आप वायरल कर रहे हैं, भेज रहे हैं, बना रहे हैं तो 66E आपके खिलाफ लग सकता है, निजता का उल्लंघन कर रहे हैं आप। 67A पॉर्न ट्रांसमिशन पे लगता है, अश्लील सामग्री भेजना तमाम लोग भेजते रहते हैं आपस में, तो वो ये इसके अंतर्गत क्राइम है। और 67B चाइल्ड पोर्नोग्राफी, किसी बच्चे को लेकर कोई अश्लील साहित्य तैयार किया गया, कोई वीडियो बनाया गया तो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है भारत में ये। तो ये तमाम कानून थे जो हमने पढ़े, कुछ महिलाओं को समाज में आगे बढ़ने के लिए, जो उनके खिलाफ भेदभाव होता है उसको रोकने के लिए थे, कुछ उनके खिलाफ जो हिंसा होती है उसको रोकने के लिए थे। और मुझे आशा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी को हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।